नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियां, कुछ सबसे अहम बदलाव अक्सर उन लोगों द्वारा शुरू किए जाते हैं जो खुद क्रांतिकारी होना ही नहीं चाहते। आज हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक की कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे शांत, एक ऐसे पारंपरिक और एक ऐसे पुराने सोच वाले इंसान की जिसने अनजाने में ही लगभग अपनी इच्छा के विरुद्ध विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उनका नाम था मैक्स प्लैंक। यह कहानी है उस जर्मन भौतिक विज्ञानी की जिसे क्वांटम थ्योरी का पिता कहा जाता है। यह कहानी है उस अनिच्छुक क्रांतिकारी की जिसने सिर्फ एक गणितीय पहेली को सुलझाने के लिए एक ऐसा विचार पेश कर दिया जिसे वो खुद भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन उसी एक विचार ने आइंस्टाइन और नील्स बोर जैसे महान दिमागों के लिए एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही अजीब और एक बहुत ही अद्भुत दुनिया के दरवाजे खोल दिए। प्लैंक का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे महान सत्य उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां हम उन्हें देखने की उम्मीद भी नहीं करते। यह हमें एक वैज्ञानिक की उस गहरी ईमानदारी और उस नैतिक साहस की भी कहानी सुनाता है जिसने अपने देश के सबसे अंधेरे दौर में हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी सच बोलने की हिम्मत की। क्या आप तैयार हैं उस महान, उस शांत और उस दुखद नायक की यात्रा पर निकलने के लिए जिसने हमें उस क्वांटम दुनिया की पहली झलक दिखाई? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब भौतिकी खत्म हो चुकी थी, एक अनुरूपवादी का जन्म। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1858 में जर्मनी के कील शहर में। यह एक ऐसा समय था जो विज्ञान, खासकर भौतिकी के लिए एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ समय था। ऐसा लगता था मानो विज्ञान ने अपने सारे प्रमुख काम पूरे कर लिए हैं। सर आइजैक न्यूटन के महान नियमों ने हमें ग्रहों की गति से लेकर एक सेब के गिरने तक हर चीज को समझाने का एक सुंदर, एक गणितीय ढांचा दे दिया था। और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश को एक ही सुरुचिपूर्ण सिद्धांत में बांध दिया था। ज्यादातर लोगों को, यहां तक कि कोई सारे प्रोफेसरों को भी, ये लगने लगा था कि भौतिकी का खेल अब लगभग खत्म हो चुका है। अब बस कुछ छोटी मोटी खाली जगहों को भरना बाकी है, कुछ गणनाओं को और ज्यादा सटीक बनाना बाकी है। इसी आत्मविश्वास से भरे हुए और कुछ उबाऊ माहौल में मैक्स प्लैंक का जन्म और उनकी परवरिश हुई। वे एक बहुत ही पारंपरिक, एक बहुत ही सम्मानित और एक बहुत ही अकादमिक परिवार से आते थे। उनके परदादा और दादा दोनों ही धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे और उनके पिता कानून के प्रोफेसर थे। उनके घर का माहौल अनुशासन, कर्तव्य और परंपरा के सम्मान से भरा हुआ था। प्लैंक खुद भी बचपन से ही एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही जिम्मेदार बच्चे थे। वे एक प्रतिभाशाली पियानो वादक थे और उनमें संगीत की गहरी समझ थी। लेकिन उनकी असली दिलचस्पी थी भौतिकी की उस साफ सुथरी, उस तर्क संगत और उस व्यवस्थित दुनिया में। जब युवा प्लैंक ने यूनिवर्सिटी में अपनी अध्ययन शुरू करने का फैसला किया और उन्होंने अपने एक प्रोफेसर को बताया कि वे भौतिकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस प्रोफेसर ने उन्हें एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही निराशाजनक सलाह दी। उन्होंने कहा, युवक, तुम यह रास्ता क्यों चुन रहे हो? भौतिकी में लगभग सब कुछ तो पहले ही खोजा जा चुका है और जो कुछ बचा है वो बस कुछ महत्वहीन छेदों को भरना है। कल्पना कीजिए, एक युवा, एक महत्वाकांक्षी छात्र को ऐसी सलाह सुनना कैसा लगा होगा। कोई भी और शायद अपना मन बदल लेता, लेकिन प्लैंक के अंदर एक गहरी, एक शांत जिद थी। उन्हें प्रसिद्ध या नई रोमांचक खोजों की कोई खास लालसा नहीं थी। उन्हें तो बस प्रकृति के उन शाश्वत, उन अटल नियमों को उनकी पूरी शुद्धता में समझने की एक गहरी प्यास थी। वे उन नियमों की सुंदरता और उनकी सार्वभौमिकता से मोहित थे और उनका सबसे महान जुनून था ऊष्म प्रवैगिकी, यानी ऊर्जा और ऊष्मा का विज्ञान। खासकर ऊष्म प्रवैगिकी का दूसरा नियम यानी एंट्रोपी का सिद्धांत, जो कहता है कि ब्रह्मांड में अव्यवस्था हमेशा अधिक होती रहती है, उसने प्लैंक को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्हें लगा कि यह नियम न्यूटन के नियमों की तरह ही प्रकृति का एक परम, एक निरपेक्ष सत्य है। तो मैक्स प्लैंक ने उस प्रोफेसर की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और भौतिकी की दुनिया में अपना कदम रखा। वे एक क्रांतिकारी बनने के लिए नहीं आए थे। वे तो बस उस पहले से बनी हुई,
उस सुंदर और उस व्यवस्थित इमारत की दीवारों को और मजबूत करने और उसकी नींव को और भी गहराई से समझने आए थे। वे एक अनुरूपवादी थे जो स्थापित नियमों का सम्मान करते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसी सुंदर, उसी व्यवस्थित इमारत की नींव में एक बहुत ही छोटी सी, एक बहुत ही जिद्दी दरार हो चुकी थी। एक ऐसी पहेली जिसे भौतिकी के वो सारे महान, वो सारे स्थापित नियम मिलकर भी सुलझा नहीं पा रहे थे। और नियति ने इसी अनुरूपवादी वैज्ञानिक को, इसी शांत और व्यवस्थित दिमाग वाले इंसान को, उस दरार को कुरेदने और अनजाने में ही उस पूरी की पूरी इमारत को ही गिरा देने के लिए चुन लिया था। वो दरार क्या थी? वो कौन सी एक छोटी सी, एक अकादमिक लगने वाली पहेली थी जो 20वीं सदी की सबसे विशाल वैज्ञानिक क्रांति को जन्म देने वाली थी? चैप्टर नंबर 2, एक गर्म डिब्बे का रहस्य, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पहेली। मैक्स प्लैंक के जीवन और विज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घुमाव एक ऐसी समस्या से आया जो पहली नजर में बहुत ही साधारण और बहुत ही अकादमिक लगती है। यह समस्या थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पहेली। ये नाम सुनने में कुछ डरावना लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है और हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज देखते हैं। एक ब्लैक बॉडी या कृष्णिका क्या है? ये भौतिकी में एक आदर्श वस्तु की कल्पना है। एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर तरह की रोशनी या विकिरण को 100% सोख लेती है। वो कुछ भी परावर्तित नहीं करती, इसीलिए वो पूरी तरह से काली दिखती है। अब भौतिकी का एक नियम है कि जो चीज जितनी अच्छी अवशोषक होती है, वो उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो अगर आप इस ब्लैक बॉडी को गर्म करना शुरू करें, तो वो भी विकिरण यानी ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करना शुरू कर देगी। ये वही प्रक्रिया है जो आप तब देखते हैं जब एक लोहार लोहे के एक टुकड़े को भट्टी में गर्म करता है। पहले जब वो कुछ गर्म होता है, तो वो कोई रोशनी नहीं छोड़ता, सिर्फ ऊष्मा छोड़ता है। फिर जैसे जैसे वो और गर्म होता है, 19वीं सदी के अंत में भौतिक विज्ञानियों के सामने यह एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। क्या हम कोई ऐसा गणितीय सूत्र बना सकते हैं जो यह भविष्यवाणी कर सके कि एक खास तापमान पर एक ब्लैक बॉडी हर रंग या हर आवृत्ति की कितनी कितनी रोशनी उत्सर्जित करेगी? वे उस स्पेक्ट्रम का एक सटीक नक्शा बनाना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही सटीक प्रयोग किए और उस स्पेक्ट्रम का ग्राफ बना लिया। अब बस उस ग्राफ को एक गणितीय सूत्र से समझाना बाकी था। और यहीं पर सारी की सारी शास्त्रीय भौतिकी, न्यूटन और मैक्सवेल की वो महान, वो विजयी भौतिकी बुरी तरह से और बहुत ही शर्मनाक तरीके से फेल हो गई। उस समय के वैज्ञानिकों ने ऊष्म प्रवैगिकी और विद्युत चुंबकत्व के अपने स्थापित नियमों का इस्तेमाल करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। एक तरफ विल्हेम वीन ने एक ऐसा सूत्र बनाया जो स्पेक्ट्रम के उच्च आवृत्ति वाले यानी नीले और पराबैंगनी हिस्से को तो ठीक ठाक समझा देता था, लेकिन निम्न आवृत्ति वाले यानी लाल हिस्से में फेल हो जाता था। और दूसरी तरफ लॉर्ड रेले और जेम्स जीन्स ने एक और सूत्र बनाया जो निम्न आवृत्ति वाले हिस्से को तो बहुत ही खूबसूरती से समझा देता था, लेकिन जैसे ही आप उच्च आवृत्ति की ओर जाते थे, वो पूरी तरह से पागल हो जाता था। रेले जीन्स का सूत्र यह भविष्यवाणी करता था कि जैसे जैसे रोशनी की आवृत्ति अधिक होती जाएगी, वैसे वैसे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा भी बिना किसी सीमा के अधिक होती ही जाएगी। इसका मतलब था कि एक गर्म ब्लैक बॉडी को पराबैंगनी, एक्स-रे और गामा किरणों जैसी उच्च आवृत्ति वाली विकिरणों की अनंत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए। ये एक बहुत ही बेतुका और एक बहुत ही भयानक निष्कर्ष था। इसे पराबैंगनी तबाही का नाम दिया गया। अगर यह सच होता तो आपके घर का एक साधारण सा टोस्टर भी इतनी ज्यादा खतरनाक विकिरणें छोड़ता कि वो आपको तुरंत भूनकर राख कर देता। यह एक बहुत विशाल संकट था। भौतिकी के दो सबसे सफल सिद्धांत जब एक साथ मिलकर एक सरल सी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वे एक ऐसा जवाब दे रहे थे जो स्पष्ट रूप से गलत और बेतुका था। इसका मतलब था कि हमारी समझ में ही कहीं ना कहीं कोई बहुत ही गहरी, कोई बहुत ही मौलिक गड़बड़ है। मैक्स प्लैंक ने इस एक पहेली पर अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए। वे एक अनुरूपवादी थे। वे स्थापित नियमों को तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हर संभव तरीके से उस प्रयोगात्मक ग्राफ को शास्त्रीय भौतिकी के दायरे में ही समझाने की कोशिश की।
लेकिन वे बार बार असफल होते रहे। वे एक ऐसी दीवार से टकरा रहे थे जो टूट ही नहीं रही थी। और अंत में 1900 की सर्दियों में पूरी तरह से थक कर और निराश होकर प्लैंक ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसे उन्होंने खुद बाद में एक निराशा का कार्य कहा। उन्होंने फैसला किया कि वे एक पल के लिए भौतिकी के नियमों को भूल जाएंगे और सिर्फ एक गणितीय चाल का इस्तेमाल करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या वो उस ग्राफ को समझा पाती है या नहीं। वो नहीं जानते थे कि उनकी वो गणितीय चाल 20वीं सदी की भौतिकी का और शायद हमारी पूरी वास्तविकता की समझ का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बनने वाली थी। चैप्टर नंबर 3, एक अनिच्छुक क्रांतिकारी का जन्म। जब ऊर्जा के टुकड़े हुए 1900 की उस सर्द रात में अपनी स्टडी में बैठे हुए मैक्स प्लैंक उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पहेली से जूझ रहे थे, जो उनकी जिंदगी का जुनून और उनकी सबसे अहम निराशा बन चुकी थी। वे जानते थे कि शास्त्रीय भौतिकी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तब उन्होंने एक आखिरी, एक हताश प्रयास करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं यह मान लूं, सिर्फ एक गणितीय धारणा के तौर पर, कि ऊर्जा, जैसा कि हम हमेशा से सोचते आए हैं, एक सतत प्रवाह में नहीं बल्कि छोटे छोटे असतत पैकेटों या टुकड़ों में ही उत्सर्जित हो सकती है। यह एक बहुत ही अजीब और एक पूरी तरह से गैर भौतिक लगने वाला विचार था। इसे समझने के लिए एक रैंप और एक सिरही की कल्पना कीजिए। शास्त्रीय भौतिकी कहती है कि ऊर्जा एक रैंप की तरह है। आप उस पर किसी भी ऊंचाई पर अपनी मर्जी से खड़े हो सकते हैं। ऊर्जा की कोई भी मात्रा संभव है। लेकिन प्लैंक की यह अजीब धारणा कह रही थी कि नहीं, ऊर्जा एक सिरही की तरह है। आप या तो पहले डंडे पर खड़े हो सकते हैं, या दूसरे पर, या तीसरे पर, लेकिन आप उन डंडों के बीच में कहीं नहीं हो सकते। ऊर्जा सिर्फ कुछ निश्चित, कुछ निर्धारित मात्राओं में ही आ जा सकती है। प्लैंक ने ऊर्जा के इन छोटे छोटे, इन अविभाज्य पैकेटों को एक नाम दिया, क्वांटा, जो क्वांटम का बहुवचन है और जो लैटिन के कितना शब्द से आया है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि एक क्वांटम की जो ऊर्जा है, वो उस विकिरण की आवृत्ति के सीधे आनुपातिक है। यानी जितनी ज्यादा आवृत्ति, यानी जितना ज्यादा नीला रंग, उतनी ही ज्यादा एक क्वांटम की ऊर्जा। और इस अनुपात को जोड़ने के लिए उन्होंने एक मौलिक स्थिरांक का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने H से दर्शाया और जिसे आज हम प्लैंक स्थिरांक के नाम से जानते हैं। यही उनका प्रसिद्ध समीकरण था। और फिर जब प्लैंक ने अपनी इस क्वांटाइज्ड ऊर्जा की धारणा को उन पुराने समीकरणों में डाला, तो एक चमत्कार हुआ। वो जो नया सूत्र बनकर निकला, वो उस प्रयोगात्मक रूप से मापे गए ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के ग्राफ के साथ पूरी तरह से, उत्तम रूप से मेल खाता था। उसने कम आवृत्तियों पर भी सही भविष्यवाणी की और उच्च आवृत्तियों पर भी। वो भयानक पराबैंगनी तबाही अब गायब हो चुकी थी। गणितीय रूप से ये एक संपूर्ण, एक शानदार सफलता थी। प्लैंक ने उस पहेली को सुलझा दिया था जिसे कोई और नहीं सुलझा पा रहा था। उन्होंने तुरंत अपने इस नतीजे को अपने साथियों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन प्लैंक खुद अपनी इस खोज से बहुत ज्यादा असहज और नाखुश थे। वे एक अनुरूपवादी थे और उन्होंने अभी अभी भौतिकी के उस सबसे बुनियादी सिद्धांत को, यानी ऊर्जा के सतत होने के सिद्धांत को तोड़ दिया था। उन्हें खुद यह विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रकृति असल में इतने अजीब, इतने अतार्किक तरीके से काम कर सकती है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक गणितीय चाल है, एक अस्थायी समाधान है, और जल्द ही कोई और, या शायद वे खुद ही, इस क्वांटा की धारणा को हटाकर इसे शास्त्रीय भौतिकी के दायरे में ही समझाने का कोई तरीका खोज लेगा। उन्होंने अपने जीवन के अगले कई साल इसी व्यर्थ की कोशिश में बिताए, अपनी ही क्रांति को अनडू करने की कोशिश में। वे एक अनिच्छुक क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया था जिससे वे खुद ही डरते थे और जिसे वे खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्वांटम के उस जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया था और अब उसे वापस अंदर डालना असंभव था। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें वैज्ञानिक खोज की अप्रत्याशित प्रकृति के बारे में सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियां अक्सर योजना बनाकर नहीं की जाती। वे तो अक्सर तब होती हैं जब आप एक छोटी सी जिद्दी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस प्रक्रिया में आप अनजाने में ही एक पूरे के पूरे नए महाद्वीप की खोज कर लेते हैं।
यह हमें बौद्धिक ईमानदारी का भी एक बहुत अहम पाठ सिखाता है। प्लैंक को अपना विचार पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि वो सबूतों से मेल खाता था, इसलिए उन्होंने उसे दुनिया के सामने अपनी सारी शंकाओं के साथ प्रस्तुत किया। प्लैंक ने तो एक दरवाजा खोला था, लेकिन वे खुद उस दरवाजे के पार जाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन भौतिकी की दुनिया में एक साहसी पीर ही के कुछ युवा दिमाग थे, जो उस दरवाजे के पार झांकने के लिए और उस अजीब क्वांटम दुनिया की खोज करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और उनमें से सबसे पहला और सबसे साहसी था स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में बैठा एक पेटेंट क्लर्क। चैप्टर नंबर 4। जब एक पेटेंट क्लर्क ने क्रांति को अपनाया। आइंस्टाइन और प्रकाश का रहस्य। मैक्स प्लैंक ने 1900 में जो क्वांटम का बीज बोया था, वो अगले 5 सालों तक लगभग सुप्त ही पड़ा रहा। ज्यादातर भौतिक विज्ञानी प्लैंक की खोज को एक दिलचस्प लेकिन कुछ अजीब एक अकेली पहेली का समाधान ही मानते थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इसका मतलब कितना गहरा और कितना व्यापक है। और खुद प्लैंक भी, जैसा कि हमने देखा, अपनी इस खोज को लेकर बहुत ज्यादा असहज थे। लेकिन फिर आया साल 1905, जिसे विज्ञान के इतिहास में एनस मिराबलिस या चमत्कारों का साल कहा जाता है। और इस चमत्कार के पीछे था एक ही उस समय का एक गुमनाम 27 साल का युवक, जो स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उस एक ही साल में आइंस्टाइन ने 4 ऐसे क्रांतिकारी पेपर प्रकाशित किए, जिन्होंने भौतिकी की नींव को ही हिलाकर रख दिया। जिनमें से एक में उनकी प्रसिद्ध स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शामिल थी। लेकिन उनका एक और पेपर था, जो सीधे सीधे प्लैंक के क्वांटम के विचार से जुड़ा हुआ था। और उस पेपर में आइंस्टाइन ने प्लैंक से भी एक कदम और आगे, एक और भी ज्यादा साहसी और एक और भी ज्यादा कट्टरपंथी छलांग लगाई। वो पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के बारे में। यह एक और ऐसी प्रयोगात्मक पहेली थी जिसे शास्त्रीय भौतिकी समझा नहीं पा रही थी। प्रयोग यह था कि जब आप एक धातु की सतह पर रोशनी डालते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना रोशनी की तीव्रता पर नहीं, बल्कि उसकी आवृत्ति या उसके रंग पर निर्भर करता था। अगर आप एक खास आवृत्ति से कम की रोशनी, जैसे कि लाल रोशनी डालते, तो आप चाहे कितनी भी तेज रोशनी क्यों न डालें, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता था। और जैसे ही आप उस आवृत्ति को पार करते, जैसे कि नीली रोशनी, तो चाहे कितनी भी धीमी रोशनी क्यों न डालें, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलने लगते थे। यह शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार पूरी तरह से बेतुका था, जो प्रकाश को एक सतत तरंग मानती थी। एक तरंग की ऊर्जा उसकी तीव्रता में होनी चाहिए, उसकी आवृत्ति में नहीं। और यहीं पर आइंस्टाइन ने प्लैंक के क्वांटम के विचार को लिया और उसे बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही शाब्दिक रूप से लागू कर दिया। प्लैंक ने तो सिर्फ यह कहा था कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्वांटम के पैकेटों में होता है। आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, यह इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रकाश खुद ही अपने आप में ऊर्जा के इन छोटे छोटे कण जैसे पैकेटों से बना है। प्रकाश एक सतत तरंग नहीं है, यह तो कणों की एक बौछार है। प्रकाश के इन कणों को बाद में फोटोन नाम दिया गया। अब इस फोटोन के विचार से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की पहेली बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से सुलझ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की एक न्यूनतम, एक क्वांटम मात्रा की जरूरत होती है। एक फोटोन अपनी सारी ऊर्जा एक ही बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। अगर उस फोटोन यानी उस रंग की रोशनी के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे आप कितने भी फोटोन उस पर क्यों ना बरसा दें। और अगर फोटोन के पास पर्याप्त ऊर्जा है, तो वो तुरंत बिना किसी देरी के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, चाहे आप एक बार में सिर्फ एक ही फोटोन क्यों ना भेजें। ये एक शानदार व्याख्या थी, लेकिन यह बहुत ही कट्टरपंथी भी थी। यह प्रकाश के बारे में हमारी उस सदियों पुरानी, उस न्यूटन और मैक्सवेल द्वारा स्थापित समझ को कि प्रकाश एक तरंग है, उसे सीधी चुनौती दे रहा था। आइंस्टाइन कह रहे थे कि प्रकाश एक ही समय में कण भी है और तरंग भी। यह वेव पार्टिकल डुअलिटी की अवधारणा की एक बहुत ही साहसी झलक थी, जो बाद में क्वांटम मैकेनिक्स का एक केंद्रीय स्तंभ बनने वाली थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय खुद मैक्स प्लैंक भी आइंस्टाइन के इस विचार से सहमत नहीं थे।
उन्हें यह बहुत ज्यादा कट्टरपंथी लगा। यहां तक कि जब बाद में प्लैंक ने आइंस्टाइन को प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की सदस्यता के लिए नामांकित किया, तो उन्होंने अपने नामांकन पत्र में लिखा कि आइंस्टाइन एक महान जीनियस हैं, लेकिन हमें उनकी इस प्रकाश क्वांटम वाली परिकल्पना के लिए उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे महान जीनियस भी अपनी कल्पना में कुछ ज्यादा बह जाते हैं। यह कितनी अधिक विडंबना है। प्लैंक, जिन्होंने खुद इस क्रांति को शुरू किया था, वे अब अपनी ही क्रांति की गति से डर रहे थे। और आइंस्टाइन, जिन्होंने इस क्रांति को उसकी पहली महत्वपूर्ण जीत दिलाई, वे खुद भी बाद में इसी क्वांटम मैकेनिक्स के और भी ज्यादा अजीब और अतार्किक निष्कर्षों से उतना ही डरने और उनका उतना ही विरोध करने वाले थे। इसी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, न कि उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। यह दिखाता है कि क्वांटम का यह विचार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और कितना ज्यादा क्रांतिकारी था। प्लैंक ने एक अनिच्छा से एक दरवाजा खोला था और आइंस्टाइन ने उस दरवाजे से पूरी हिम्मत के साथ अंदर कदम रख दिया था और दुनिया को यह दिखा दिया था कि उस पार एक बिल्कुल नई, एक बिल्कुल अजीब भौतिकी हमारा इंतजार कर रही है। अब सवाल यह था कि क्या इस अजीब भौतिकी का इस्तेमाल उस एक और महत्वपूर्ण पहेली, यानी परमाणु की पहेली को सुलझाने के लिए किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 5, एक दार्शनिक और एक पिता, प्लैंक का निजी जीवन और त्रासदियां। जिस समय मैक्स प्लैंक का व्यावसायिक जीवन उन्हें क्वांटम क्रांति के केंद्र में एक महान, एक सम्मानित पितामह के रूप में स्थापित कर रहा था, उसी समय उनका निजी जीवन एक के बाद एक बहुत ही गहरी और बहुत ही दिल दहला देने वाली त्रासदियों से गुजर रहा था। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सबसे महान दिमाग भी अंततः इंसान होते हैं और उन्हें भी जीवन के उन दुखों और उन हानियों का सामना करना होता है जिनसे कोई नहीं बच सकता। प्लैंक ने 1887 में मैरी मर्क से शादी की, जिनसे वे बहुत प्यार करते थे। उनका शुरुआती पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखी और एक आदर्श अकादमिक परिवार जैसा था। उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे कार्ल और एर्विन और 2 जुड़वां बेटियां एम्मा और ग्रेटा। प्लैंक एक बहुत ही समर्पित और प्यार करने वाले पिता और पति थे। उन्हें संगीत से बहुत प्यार था और उनका घर अक्सर दोस्तों, सहकर्मियों और संगीत के समारोहों से भरा रहता था। लेकिन 1909 में इस सुखी परिवार पर पहली विशाल त्रासदी आई, जब उनकी पत्नी मैरी की सालों की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। प्लैंक इस हानि से टूट गए थे, लेकिन यह तो बस आने वाले दुखों की एक शुरुआत थी। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्लैंक अपने समय के बहुत सारे जर्मनों की तरह ही एक उत्साही देशभक्त थे। उनके दोनों बेटे कार्ल और एर्विन सेना में भर्ती हो गए। 1916 में उनके बड़े बेटे कार्ल की फ्रांस में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। यह प्लैंक के लिए एक और बहुत मुश्किल आघात था और फिर त्रासदियों का एक और भयानक सिलसिला शुरू हुआ। 1917 में उनकी एक बेटी ग्रेटा अपने पहले बच्चे को जन्म देते समय मर गई और सिर्फ 2 साल बाद 1919 में उनकी दूसरी बेटी एम्मा ने भी ठीक उसी तरह अपने पहले बच्चे को जन्म देते समय अपनी जान दे दी। प्लैंक ने अपनी दोनों बेटियों को और उनके अजन्मे नातियों को एक ही जैसी परिस्थितियों में खो दिया था। कुछ ही सालों के अंतराल में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को खो दिया था। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक इंसान इतने सारे दुखों को कैसे सह सकता है। लेकिन प्लैंक ने इन सभी त्रासदियों का सामना एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही शांत स्टोइक धैर्य के साथ किया। उन्होंने अपने दुख को सार्वजनिक रूप से बहुत कम प्रदर्शित किया। वे अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखते थे और अपने काम में और अपनी बची खुची पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही सांत्वना खोजते थे। उनका यह रवैया शायद उनकी परवरिश और उनके उस गहरे विश्वास से आता था कि ब्रह्मांड कुछ अटल, कुछ अपरिवर्तनशील नियमों का पालन करता है और हमें उन नियमों को, चाहे वे कितने भी कठोर क्यों ना हों, स्वीकार करना सीखना चाहिए। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें मानवीय सहन शक्ति की असीम क्षमता के बारे में सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि सबसे विशाल त्रासदियों के बीच भी जीवन में एक अर्थ, एक उद्देश्य और आगे जाते रहने का एक कारण खोजना संभव है। प्लैंक के लिए वो कारण था उनका विज्ञान और उनका कर्तव्य। लेकिन प्लैंक की त्रासदियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और शायद सबसे भयानक,
सबसे दिल दहला देने वाला आघात उनके जीवन के बिल्कुल अंत में उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा आघात जो उन्हें एक पिता के रूप में और एक इंसान के रूप में पूरी तरह से तोड़ देने वाला था। और यह आघात आएगा जर्मनी के उस सबसे अंधेरे, उस सबसे शर्मनाक दौर से, नाजी शासन के दौर से। चैप्टर नंबर 6, जब विज्ञान पर हावी हुई राजनीति। नाजी जर्मनी में प्लैंक का नैतिक संघर्ष। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आए, तो मैक्स प्लैंक उस समय जर्मन विज्ञान के सबसे महान और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वे कैसर विल्हेम सोसाइटी के अध्यक्ष थे, जो जर्मनी की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था थी। प्लैंक कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। वे एक गहरे देशभक्त थे, जो जर्मनी से, उसकी संस्कृति से और उसकी वैज्ञानिक परंपरा से बहुत प्यार करते थे। वे मानते थे कि एक वैज्ञानिक का काम है राजनीति से दूर रहकर अपने देश की सेवा करना, अपने ज्ञान के माध्यम से। लेकिन नाजी शासन ने उन्हें इस आरामदेह, इस तटस्थ स्थिति में रहने की अनुमति नहीं दी। हिटलर का शासन तुरंत ही जर्मनी के विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों से यहूदी प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों को निकालने के अपने क्रूर और मूर्खतापूर्ण अभियान में लग गया। यह जर्मन विज्ञान पर एक बहुत अहम और एक बहुत ही विनाशकारी हमला था, क्योंकि उस समय के जर्मनी के कई सबसे महान वैज्ञानिक, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे, वे यहूदी थे। अब प्लैंक एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही दर्दनाक नैतिक दुविधा में फंस गए थे। वे नाजी विचारधारा से, उसकी नस्लवादी बकवास से और उसकी क्रूरता से घृणा करते थे, लेकिन वे अपने देश को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे, जैसा कि आइंस्टाइन और कई और लोगों ने किया। उन्हें लगा कि उनका कर्तव्य है जर्मनी में ही रहकर जितना हो सके जर्मन विज्ञान को बचाने की और अपने यहूदी सहकर्मियों की रक्षा करने की कोशिश करना। उन्होंने अंदर से विरोध करने का, सिस्टम में रहकर लड़ने का एक बहुत ही कठिन और एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई यहूदी वैज्ञानिकों को कुछ समय के लिए बचाने की कोशिश की, लेकिन वे जल्द ही समझ गए कि वे एक ऐसी अंधी और एक ऐसी बाहरी ताकत से लड़ रहे हैं जिस पर तर्क का कोई असर नहीं होता। उनके इस संघर्ष का सबसे प्रसिद्ध और सबसे साहसी क्षण आया मई 1933 में, जब प्लैंक ने अपनी संस्था के अध्यक्ष के रूप में एडोल्फ हिटलर से एक व्यक्तिगत मुलाकात की। यह एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कार्य था। उस मुलाकात में प्लैंक ने हिटलर को यह समझाने की कोशिश की कि यहूदी वैज्ञानिकों को निकालना जर्मनी के लिए ही एक आत्मघाती कदम होगा, कि इससे जर्मन विज्ञान दशकों पीछे चला जाएगा। उन्होंने यह भी तर्क देने की कोशिश की कि यहूदी भी अच्छे जर्मन हो सकते हैं। कहा जाता है कि हिटलर प्लैंक की इन बातों को सुनकर एक भयानक गुस्से में फट पड़ा। वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसे अपने विज्ञान के लिए यहूदियों की कोई जरूरत नहीं है। प्लैंक उस मुलाकात से एक पराजित और एक बहुत ही निराश व्यक्ति के रूप में लौटे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि वे एक ऐसी बर्बरता से बात कर रहे थे जो किसी भी तरह की तर्क संगत बहस से परे थी। इसके बाद भी प्लैंक ने चुपचाप छोटे छोटे तरीकों से अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आइंस्टाइन के काम की प्रशंसा की, जबकि आइंस्टाइन को नाजी शासन का सबसे प्रमुख दुश्मन माना जाता था। यह हमें एक बहुत ही मुश्किल नैतिक सवाल पर लाता है। जब आप एक अत्याचारी शासन का सामना कर रहे हों, तो सही रास्ता क्या है? क्या आपको आइंस्टाइन की तरह उस देश को छोड़कर बाहर से उसकी आलोचना करनी चाहिए, या आपको प्लैंक की तरह अंदर रहकर व्यवस्था को सुधारने की एक व्यर्थ लगने वाली कोशिश करनी चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और दोनों ही रास्ते अपनी अपनी तरह की हिम्मत की मांग करते हैं। प्लैंक ने वो रास्ता चुना जो उन्हें अपने चरित्र और अपने कर्तव्य की भावना के अनुसार सही लगा। लेकिन इस चुनाव की उन्हें एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। नाजी शासन के साथ उनका यह टकराव एक बहुत ही निजी और एक बहुत ही दिल दहला देने वाली त्रासदी पर जाकर खत्म होने वाला था, जो उनके जीवन का सबसे विशाल दुख साबित होगा। चैप्टर नंबर 7, एक पिता का सबसे विशाल दुख। जब बेटे को मिली मौत की सजा। मैक्स प्लैंक ने नाजी शासन के उन 12 सालों को एक गहरे दुख, एक गहरी निराशा और एक आंतरिक संघर्ष में बिताया। उन्होंने अपनी आंखों से अपने प्यारे देश को और अपनी प्यारी विज्ञान की दुनिया को बर्बरता और मूर्खता की आग में जलते हुए देखा। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन की सबसे विशाल
और सबसे अंतिम त्रासदी अभी बाकी थी, और वो दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल अंत में आई। प्लैंक का जो सबसे छोटा और शायद सबसे प्रिय बेटा था, एयरविन प्लैंक, वो भी अपने पिता की तरह ही एक बहुत ही सिद्धांतवादी और एक बहुत ही साहसी व्यक्ति था। वो नाजी शासन का एक कट्टर विरोधी था, और वो उन लोगों के उस गुप्त समूह का हिस्सा था जो 20 जुलाई 1944 को एडोल्फ हिटलर की हत्या करने की उस प्रसिद्ध साजिश में शामिल थे, जिसे ऑपरेशन वल्किरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वो साजिश असफल हो गई। हिटलर बच गया, और उसके बाद नाजी शासन ने एक बहुत ही क्रूर और एक बहुत ही खूनी बदले की कार्रवाई शुरू की। हजारों लोगों को, जिन पर इस साजिश में शामिल होने का जरा सा भी शक था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भयानक अत्याचार किए गए और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। और इन्हीं लोगों में शामिल थे एयरविन प्लैंक। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मैक्स प्लैंक, जो उस समय लगभग 86 साल के हो चुके थे और जो अपने जीवन में पहले ही अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को खो चुके थे, वे अब अपने आखिरी बचे हुए बेटे की जिंदगी बचाने के लिए एक हताश लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी प्रतिष्ठा, अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिटलर तक को एक व्यक्तिगत दया याचिका भेजी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जनवरी 1945 में युद्ध के खत्म होने से सिर्फ कुछ ही महीने पहले एर्विन प्लैंक को नाजी शासन द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। यह वो आघात था जिससे मैक्स प्लैंक फिर कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए। इसने उन्हें एक पिता के रूप में और एक इंसान के रूप में पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाया था। उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को समझा था, लेकिन वे इंसान की उस क्रूरता, उस मूर्खता और उस हिंसा को समझने में असफल रहे थे, जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। उनकी यह कहानी हमें उन सीमाओं की, उस दुखद सच्चाई की याद दिलाती है जहां तर्क और विज्ञान भी असहाय हो जाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे व्यवस्थित दिमाग भी दुनिया की उस बेतुकी, उस अराजक पीड़ा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। यह हमें एक पिता के उस असीम प्रेम और उस असीम दुख का भी एहसास कराती है, जो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अंत में असफल रहा। युद्ध के बाद जब जर्मनी खंडहर बन चुका था, तो मैक्स प्लैंक अपने सारे व्यक्तिगत दुखों के बावजूद एक बार फिर अपने कर्तव्य के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सालों में जर्मन विज्ञान को फिर से उसकी राख से खड़ा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उस विनाश के बीच भी निर्माण और आशा का एक प्रतीक बने रहे। यह उनके चरित्र की अदम्य शक्ति का अंतिम प्रमाण था। चैप्टर नंबर 8, एक अनिच्छुक क्रांतिकारी की विरासत। प्लैंक ने दुनिया को कैसे बदला। 1947 में 89 साल की उम्र में मैक्स प्लैंक की मृत्यु हो गई। उन्होंने एक बहुत ही लंबा, एक बहुत ही उत्पादक और एक बहुत ही दुखद जीवन जिया था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में की थी जो पूरी तरह से व्यवस्थित और निश्चित लगती थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत एक ऐसी दुनिया में किया जो 2 विश्व युद्धों, एक क्वांटम क्रांति और एक व्यक्तिगत त्रासदियों के भूचाल से पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तो अंत में हम उस शांत, उस अनुरूपवादी और उस अनिच्छुक क्रांतिकारी को कैसे याद करें? उनकी स्थायी विरासत क्या है? उनकी पहली और सबसे स्पष्ट विरासत है उनका क्वांटम थ्योरी के पिता के रूप में स्थान। उनका वो 1900 का एक अकेला, वो साहसिक कदम, जब उन्होंने ऊर्जा को क्वांटा के रूप में प्रस्तावित किया, वो 20वीं सदी की भौतिकी का और शायद विज्ञान के पूरे इतिहास का सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण घुमाव था। यह वो एकल घटना है जो शास्त्रीय भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के बीच की विभाजन रेखा मानी जाती है। हालांकि वे खुद अपनी इस क्रांति के कई कट्टरपंथी निष्कर्षों से कभी भी पूरी तरह से सहज नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस दरवाजे को खोल दिया था जिससे होकर आइंस्टाइन, बोर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिकों की एक पूरी नई पीढ़ी ने प्रवेश किया और हकीकत के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी आज की पूरी तकनीकी दुनिया, कंप्यूटर, लेजर, परमाणु ऊर्जा और स्मार्टफोन, यह सब कुछ उसी क्वांटम क्रांति पर ही आधारित है, जिसकी पहली चिंगारी मैक्स प्लैंक ने ही जलाई थी। उनका प्लैंक स्थिरांक, जिसे उन्होंने खोजा था, वो आज भी ब्रह्मांड के सबसे मौलिक, सबसे बुनियादी स्थिरांकों में से एक माना जाता है। उनकी दूसरी
और उतनी ही महत्वपूर्ण विरासत है उनके चरित्र की, उनकी वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा की। प्लैंक उस वैज्ञानिक आदर्श के प्रतीक थे जो कहता है कि एक वैज्ञानिक की पहली और अंतिम वफादारी सत्य के प्रति होती है, चाहे वो सत्य कितना भी अजीब, कितना भी असुविधाजनक या आपके अपने ही विश्व दृष्टिकोण के कितना भी खिलाफ क्यों ना हो। प्लैंक को क्वांटम का विचार पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि वो प्रयोगात्मक सबूतों से मेल खाता था, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यह बौद्धिक ईमानदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। और उनकी तीसरी विरासत है उनके नैतिक साहस की। एक ऐसे समय में जब जर्मनी के ज्यादातर बुद्धिजीवी या तो नाजी शासन के साथ हो गए थे या डर के मारे चुप हो गए थे, प्लैंक ने अपनी सीमित शक्ति के बावजूद सही के लिए खड़े होने का, अपने यहूदी दोस्तों और सहकर्मियों का बचाव करने का और यहां तक कि हिटलर जैसे तानाशाह का भी सामना करने का साहस दिखाया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि एक वैज्ञानिक की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं होती, उसकी अपने समाज और अपनी इंसानियत के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है। मैक्स प्लैंक एक जटिल और एक विरोधाभासी व्यक्ति थे। वे एक अनुरूपवादी थे जिन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया। वे एक देशभक्त थे जिन्होंने एक अत्याचारी शासन का विरोध किया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियमों की खोज की, लेकिन जिन्हें अपने ही जीवन में सबसे गहरी त्रासदियों का सामना करना हुआ। लेकिन अंत में उनकी कहानी हमें एक बहुत ही गहरी और एक बहुत ही आशावादी सच्चाई की याद दिलाती है कि एक अकेला, ईमानदार और समर्पित मन भी, चाहे वो कितना भी शांत क्यों ना हो, इस दुनिया और हमारी समझ पर एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही स्थायी निशान छोड़ सकता है। चैप्टर नंबर 9, जब नियम बदलते हैं, प्लैंक और वैज्ञानिक प्रगति का मॉडल। मैक्स प्लैंक की कहानी हमें सिर्फ क्वांटम भौतिकी या एक महान व्यक्ति के जीवन के बारे में ही नहीं सिखाती, ये हमें विज्ञान कैसे काम करता है और वैज्ञानिक प्रगति कैसे होती है के बारे में भी एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही व्यावहारिक सबक सिखाती है। उनकी अपनी खोज की कहानी उस पारंपरिक, उस पाठ्य पुस्तक वाली कहानी को चुनौती देती है जो हम अक्सर विज्ञान के बारे में सुनते हैं। वो पारंपरिक कहानी क्या है? वो कहती है कि विज्ञान एक बहुत ही सीधी, एक बहुत ही तार्किक और एक बहुत ही संचयी प्रक्रिया है। वैज्ञानिक एक परिकल्पना बनाते हैं, वे प्रयोग करते हैं, और अगर प्रयोग सफल होता है तो विज्ञान की उस विशाल इमारत में एक और ईंट जोड़ देते हैं। यह एक बहुत ही चिकनी, एक बहुत ही व्यवस्थित प्रगति की तस्वीर है। लेकिन प्लैंक की कहानी हमें दिखाती है कि वास्तविक विज्ञान अक्सर ऐसा नहीं होता। यह अक्सर बहुत ही गंदा, बहुत ही भ्रमित करने वाला और बहुत ही अतार्किक लगने वाला होता है। प्लैंक ने अपनी खोज किसी महान, एक पूर्व नियोजित परिकल्पना के माध्यम से नहीं की। उन्होंने तो उसे एक निराशा के कार्य में एक गणितीय चाल के रूप में ठोकर मारकर पाया था। यह हमें दिखाता है कि वैज्ञानिक खोज में अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और यहां तक कि भाग्य की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा प्लैंक की कहानी थॉमस कून के उस वैज्ञानिक क्रांतियों के मॉडल का एक उत्तम उदाहरण है। प्लैंक सामान्य विज्ञान कर रहे थे, वे शास्त्रीय भौतिकी के पैराडाइम के अंदर रहकर एक छोटी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो पहेली, वो विसंगति इतनी जिद्दी साबित हुई कि उसने अंततः एक संकट को जन्म दे दिया, और उस संकट से एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी पैराडाइम यानी क्वांटम थ्योरी का जन्म हुआ। यह हमें यह भी दिखाता है कि वैज्ञानिक क्रांतियां अक्सर पुरानी पीढ़ी द्वारा नहीं, बल्कि नई पीढ़ी द्वारा आगे ले जाई जाती हैं। प्लैंक, जो पुरानी शास्त्रीय दुनिया में पले थे, वे अपनी ही क्रांति के परिणामों को लेकर हमेशा कुछ असहज रहे। ये तो आइंस्टाइन और बोर जैसी युवा पीढ़ी थी जिन्होंने क्वांटम के विचार को पूरी तरह से उसके सारे अजीब और कट्टरपंथी परिणामों के साथ अपनाया और उसे आगे ले गया। जैसा कि प्लैंक ने खुद एक बार कहा था, एक नई वैज्ञानिक सच्चाई अपने विरोधियों को समझाकर और उन्हें रोशनी दिखाकर विजयी नहीं होती, बल्कि इसलिए विजयी होती है क्योंकि उसके विरोधी अंततः मर जाते हैं और एक नई पीढ़ी बरी होती है जो उसके साथ परिचित होती है। यह विज्ञान की प्रगति का एक बहुत ही यथार्थवादी और कुछ निंदक चित्रण है। यह हमें वैज्ञानिक समुदाय के मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। विज्ञान सिर्फ शुद्ध तर्क का ही खेल नहीं है, ये इंसानों द्वारा किया जाता है, और इंसान अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं
और अपने पूर्वाग्रहों से बंधे होते हैं। एक क्रांतिकारी विचार को स्वीकार करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब वो आपके पूरे विश्व दृष्टिकोण को ही चुनौती दे रहा हो। प्लैंक की अपनी अनिच्छा, उनकी अपनी हिचकिचाहट, यह हमें एक बहुत ही मानवीय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सबसे विशाल दिमाग भी बदलाव का सामना करने में अनुरूपवादी हो सकते हैं। और यही चीज शायद हमें उन लोगों के प्रति कुछ ज्यादा सहानुभूति रखने में मदद कर सकती है, जो आज भी विज्ञान के कुछ स्थापित तथ्यों, जैसे कि विकासवाद या जलवायु परिवर्तन, को स्वीकार करने में संघर्ष करते हैं। लोगों के विश्व दृष्टिकोण को बदलना एक बहुत ही धीमी और एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। चैप्टर नंबर 10, एक शांत नायक की कहानी। प्लैंक के जीवन से आज के लिए सबक। हम मैक्स प्लैंक के जीवन और उनके विज्ञान की इस गहरी और प्रेरणादायक यात्रा के अंत पर हैं। हमने एक ऐसे इंसान को देखा जिसने अनजाने में एक क्रांति को जन्म दिया और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस क्रांति के परिणामों और अपनी व्यक्तिगत त्रासदियों दोनों के साथ बहुत ही गरिमा और साहस के साथ जी। तो अंत में हम उस शांत, उस अनुरूपवादी और उस दुखद नायक से आज की हमारी इस तेज तर्रार और अक्सर अराजक दुनिया के लिए क्या सबक ले सकते हैं? सबसे पहला और सबसे गहरा सबक है बौद्धिक ईमानदारी का। प्लैंक का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चे विचारक की, एक सच्चे खोजी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सबूतों का, सच्चाई का अनुसरण करना, चाहे वो आपको कहीं भी ले जाए, चाहे वो आपके अपने ही सबसे प्यारे और सबसे गहरे विश्वासों के खिलाफ ही क्यों ना जाती हो। प्लैंक को क्वांटम का विचार पसंद नहीं था। वो उनके पूरे व्यवस्थित, उनके पूरे क्लासिकल विश्व दृष्टिकोण को नष्ट कर रहा था। लेकिन चूंकि वो प्रयोगात्मक डेटा से मेल खाता था, इसीलिए उन्होंने उसे स्वीकार किया। ये एक बहुत ही विशाल और एक बहुत ही दुर्लभ नैतिक और बौद्धिक साहस है। ये हमें अपनी जिंदगी में भी उन सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत देता है जो हमें असहज करती हैं, और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता देता है। दूसरा सबक है कर्तव्य की भावना का। प्लैंक का पूरा जीवन उनके अपने शब्दों में कर्तव्य के विचार से ही संचालित था। एक वैज्ञानिक के रूप में उनका कर्तव्य, एक नागरिक के रूप में उनका कर्तव्य, और एक पति और एक पिता के रूप में उनका कर्तव्य। उन्होंने अपने जीवन में अकल्पनीय व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि नाजी जर्मनी के उस सबसे अंधेरे दौर में भी, जब भाग जाना शायद सबसे आसान रास्ता होता, वे अपने कर्तव्य की भावना से ही वहां रुके और जर्मन विज्ञान को बचाने की कोशिश करते रहे। यह हमें सिखाता है कि एक सार्थक जीवन सिर्फ अपनी व्यक्तिगत खुशियों को खोजने में ही नहीं है, बल्कि वो अपने से अहम, अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी उद्देश्य या किसी जिम्मेदारी के प्रति खुद को समर्पित करने में भी है। तीसरा सबक है सहनशीलता और गरिमा का। प्लैंक का जीवन त्रासदियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उनका सामना कभी भी सार्वजनिक रूप से रोध होकर या शिकायत करके नहीं किया। उन्होंने अपने दुख को एक गहरी, एक शांत गरिमा के साथ सहा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में पीड़ा और दुख अपरिहार्य हैं, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उस पीड़ा का सामना कैसे करेंगे। हम गरिमा और साहस के साथ उसका सामना कर सकते हैं और उसे अपने चरित्र को तोड़ने की बजाय उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने का एक अवसर बना सकते हैं। अंत में मैक्स प्लैंक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सबसे महान क्रांतियां हमेशा सबसे जोर शोर वाले लोगों द्वारा ही नहीं की जाती। वे अक्सर शांत, धैर्यवान और समर्पित लोगों द्वारा पर्दे के पीछे बिना किसी दिखावे के की जाती हैं। प्लैंक कोई करिश्माई, कोई सार्वजनिक हस्ती नहीं थे। वे तो बस एक ईमानदार वैज्ञानिक थे जो एक मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और उसी एक ईमानदार कोशिश ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हमें बताता है कि हमारे अपने छोटे छोटे ईमानदार प्रयास भी अप्रत्याशित रूप से बहुत महत्वपूर्ण परिणाम ला सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक अनिच्छुक क्रांतिकारी के जीवन और काम ने हमारी वास्तविकता की पूरी समझ को बदल दिया, और कैसे हम उनके जीवन से साहस, ईमानदारी और कर्तव्य की गहरी सीख ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा।
याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे बौद्धिक ईमानदारी का पालन करें, कैसे दुख का सामना गरिमा के साथ करें, कैसे अपने कर्तव्यों को निभाएं और कैसे आपके शांत और ईमानदार प्रयास भी एक विशाल क्रांति ला सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर सच्चाई के रास्ते पर चलने की, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।